हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारवेस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे पूरे इंडिया में सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था और लोग पूरे इंडिया में सत्याग्रह कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत बड़े मूवमेंट के रीजंस। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था इंडिया में, मगर इसके पीछे कई सारे रीजंस थे। उन रीजंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो रीज़न था वो था दी रॉलेट एक्ट। अब पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हो रही थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स परेशान हो गए कि किस तरह से इंडियंस को सप्रेस किया जाए, किस तरह ये जो रैलीज हो रही हैं, ये प्रोटेस्ट हो रही हैं, इन्हें रोका जाए। इसलिए उन्होंने चालू किया रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के हिसाब से ये गवर्नमेंट को परमिशन देता है कि गवर्नमेंट जब भी चाहे किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को सप्रेस कर सकती है, किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को गिरफ्तार कर सकती है और उसे 2 साल के लिए जेल में डाल सकती है विदाउट एनी ट्रायल। यानी उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा जज के सामने अपनी बेकसूरी को साबित करने का। 2 साल तक उसे जेल में रखा जाएगा और उसके बाद दूसरे प्रोसीजर चलाए जाएंगे। तो ये एकदम अनजस्ट लॉ था। अब ऐसा नहीं था वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को या किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को उठा के ला सकते थे, मगर जिस पे उन्हें डाउट जाता उसको वो उठा सकते थे, जो कि अच्छा नहीं था। गांधी जी ने इस लॉ को अनजस्ट लॉ कहा, क्योंकि ये लोगों का राइट छीन रहा था, और इसलिए इस लॉ को गांधी जी ने ब्लैक लॉ का नाम भी दिया था। गांधी जी ने इस लॉ को अपोज करने के लिए हड़तालें की और रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, और 6 अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया गया। इस सत्याग्रह के अंडर नॉन वायलेंट रैलीज, स्ट्राइक, प्रोटेस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में चालू की गई, जिससे ब्रिटिशर्स परेशान हो गए, क्योंकि ये लोग वायलेंस नहीं कर रहे थे, इसलिए ब्रिटिशर्स भी वायलेंस नहीं कर सकते थे। मगर क्योंकि वो इस मूवमेंट को किसी भी तरह बंद करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अमृतसर में एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही थी, वहाँ पर इन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके बाद वहाँ के जो लोग थे वो गुस्सा हो गए, उन्होंने वायलेंस अपना लिया और उन्होंने भी पूरे अमृतसर में कई सारी तोड़ताड़ की, और ब्रिटिशर्स यही तो चाहते थे। जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया पूरे अमृतसर में। मार्शल लॉ क्या होता है? तो मार्शल लॉ के अंडर कोई भी गैदरिंग नहीं कर सकता, यानी कि कोई ग्रुप बना के खड़ा नहीं रह सकता। अब ये जो चीज़ थी मार्शल लॉ, ये लीडर्स को ही पता थी, गांव के लोगों को या जो कॉमन पीपल था उन्हें इस लॉ के बारे में कुछ पता नहीं था। इसलिए अमृतसर में एक जगह थी जलियांवाला बाग, जहां 13 अप्रैल को एक बैसाखी का मेला लगा था। अब बैसाखी का मेला था तो वहाँ पे कई सारे बच्चे, बुजुर्ग लोग घूमने आए थे। उनको प्रोटेस्ट का कुछ नहीं पता था और ना ही मार्शल लॉ का पता था। वो तो बस अपने बैसाखी के फेयर में एंजॉय करने आए थे। यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट वाले लोग भी थे, मगर वो वहाँ प्रोटेस्ट करने नहीं आए थे, वहाँ पे सिर्फ डिस्कशन करने आए थे। अब मार्शल लॉ का जो हेड था वो था जनरल डायर। जब जनरल डायर को ये पता चला कि लोग जलियांवाले बाग में इतने सारे लोग आ रखे हैं, तो उसको लगा ये लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। अब जलियांवाला बाग के अंदर एक ही गेट था जहाँ से लोग अंदर जा सकते थे या बाहर जा सकते थे। जनरल डायर ने वो गेट बंद कर दिया और वहाँ से ओपनली फायर कर दिया, जिसकी बाद कई सारे लोग, कहीं को बहुत सारे लोग जलियांवाले बाग में मारे गए। यहाँ पे बच्चे भी मारे गए थे, बुजुर्ग भी मारे गए थे और नौजवान भी मारे गए थे। इस इंसिडेंट से पूरा अमृतसर, पूरा नॉर्थ इंडिया हिल गया। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उन्होंने पूरे अमृतसर में, पूरे नॉर्थ इंडिया में कई सारे वायलेंट स्ट्राइक्स किए, रिवॉल्ट किए। पब्लिक प्रॉपर्टी जला दी गई, पुलिस स्टेशन जला दिए गए, और ब्रिटिशर्स इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे। ब्रिटिशर्स के पास तो कई सारे वेपन्स थे, उन्होंने वेपन्स यूज़ किए और बहुत ब्रूटल सप्रेशन के मेथड यूज़ किए। पूरे अमृतसर की जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ थी वो जलने लगी और पूरे अमृतसर में वायलेंस फैल गया। इस ब्रूटल सप्रेशन के बाद पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा था। गांधी जी ये देख के हैरान थे, क्योंकि गांधी जी तो नॉन वायलेंस करना चाहते थे, मगर लोगों ने वायलेंस अपना लिया था। जिसके बाद गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को बंद कर दिया। अब यहाँ पर एक और मूवमेंट हुआ था जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद लोग गांधी जी की तरफ देख रहे थे कि गांधी जी क्या स्टेप्स लेते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे और वो गांधी जी का वेट कर रहे थे कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। मगर यहीं पर खिलाफत मूवमेंट होता है। खिलाफत मूवमेंट को जानने से पहले ये जानो कि खलीफा कौन था। हमें पता है कि पहले ऑटोमन एम्पायर था, जो प्रेजेंट डे टर्की के नाम से जाना जाता है। वहाँ के लीडर थे खलीफा। खलीफा एम्परर तो थे ही, साथ साथ वो इस्लामिक रीजन के स्पिरिचुअल हेड भी थे, यानी पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स थे उनके हेड थे वो। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर हार जाता है, जिसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे, या यूँ कहो कि जो जीते वाले लोग थे, ब्रिटिशर्स, यूएसए, ये सब ऑटोमन एम्पायर पे हार्श पॉलिसीज़ लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो खलीफा है उसकी इंसल्ट होती है। अब क्योंकि खलीफा की इंसल्ट होगी तो पूरे दुनिया के जो मुस्लिम्स थे उनकी भी इंसल्ट होगी,
और इसलिए पूरे दुनिया में जो मुस्लिम्स थे उनके अंदर नफरत भर गई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। और यही चीज़ इंडिया में भी हुई। इंडिया के जो मुस्लिम्स थे उनके दिलों में भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में नफरत भर गई और वो रिवॉल्ट करने लगे, जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई गई, जिसके हेड थे शौकत अली एंड मोहम्मद अली। यहाँ पर गांधी जी और जो मुस्लिम लीडर्स थे उनको एक काफ़ी अच्छी चीज़ दिखाई दी। उनको लगा कि हम खिलाफत मूवमेंट से हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू भी गुस्सा थे जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से और मुस्लिम्स भी नाराज़ थे क्योंकि उनके खलीफा की इंसल्ट हो रही थी। तो वो चाहते थे कि अगर हिंदू और मुस्लिम मिल के प्रोटेस्ट करें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट होगा जिससे हम ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी और जो शौकत अली और मोहम्मद अली थे, यानी जो मुस्लिम लीडर्स थे, इन्होंने मिलकर सोचा कि क्यों ना हिंदू मुस्लिम को यूनाइट किया जाए और एक बहुत बड़ा मूवमेंट किया जाए पूरे इंडिया में। इस मूवमेंट का नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस मूवमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।